जालिमाना टैक्सों और IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम के वजूद से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ा जा रहा है। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव जमीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। हम मिल के काम करें तो पंजाब में हम विस्तार को भगा सकते हैं, वफाक में हम इमरान का हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जिस दिन का पैदा हुआ है वो अतम एतमाद पे चल रहा है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अफगानिस्तान की सुलगती सूरत हाल से कौन वाकिफ नहीं है? इसके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं? इन तमाम हालात का मुल्क के हर तबके को इल्म है। ऐसे में अपोजिशन एक बार फिर PDM के प्लेटफॉर्म से मुतहर्रिक हो गई है और अपने मुनक़ता जलसों का सिलसिला शुरू कर रही है। इस बार भी इरादा हुकूमत को महंगाई और दीगर मसाइल पर आंखें दिखाने का है। लेकिन सवाल यह है कि बैरूनी महाज पर जब इतना बड़ा चैलेंज दरपेश हो तो घर के अंदर अदम इस्तेकाम से मुल्क को फ़ायदा होगा या नुकसान? दूसरी अहम बात यह है कि PDM 29 अगस्त को कराची में जलसा करने जा रही है। एक हफ्ता कबल आपको याद होगा सिंध हुकूमत और वफाक कोविड केसेस के मामले पर दस्तों गिरबान नजर आ रहे थे, लेकिन 29 के कराची जलसे के ऐलान पर सिंध हुकूमत की जानिब से भी कोई बात नहीं की जा रही। क्या इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM के लिए खामोश हिमायत समझा जाए? इन सब जमातों में जो भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और हो रही है उसका अवाम को जो है वो नुकसान ही होगा। अपने जलसों की नज़र जो इस वक्त किया जा रहा है, अवाम को इन द लाइन ऑफ फायर जो है वो भेजा जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म जो है ये कहा गया है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी है वज़ीर आज़म की और वज़ीर आला पर। मगर उससे पहले अगर पंजाब और वफाक की बात की जाए तो वहाँ अदम एतमाद के लिए जो मरला है उसको अबूर करना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होगा। पीपल्स पार्टी की इस ऑफर को क्या नून लीग संजीदा ले रही है, जबकि नून पंजाब में बुजदार के रहने और नाकाम हुकूमत चलाने के हक में नज़र आती है? तो अब इस बारे में कैसे जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या PDM का प्लेटफॉर्म एक दफ़ा फिर जो है वो मुतहर्रिक होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं और अब्बास बप्पी साहब, साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और हमें लाहौर से अताउल्लाह तार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा पहले अपोजिशन से ही करते हैं। तार साहब ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको गुज़िश्ता हफ्ता याद होगा लॉकडाउन बाकायदा सिंध हुकूमत ने लगाया और ये कह के लगाया कि जी अगर वफाक इसकी जो है वो इसके अगेंस्ट जाता है तो खुदा न खास्ता जो भी वहाँ पे फॉल आउट होगा, जो डेथ टोल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ द वफाकी हुकूमत। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो 21% से ऊपर पॉजिटिविटी रेशो है। क्या आप नहीं समझते कि ये गलत टाइम है जलसे जुलूसों का? देखिए, पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए जो हमने 13 अगस्त को एक जलसा कराची में करना था, हमने उसको पोस्टपोन किया और हमें ये लगता है कि PDM की मीटिंग में मैं मौजूद था जी, तो वहाँ पे ये बात हुई कि रीसेंट जो लॉकडाउन है उसके नतीजे में हमें ये उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो खासा कम होगा और उसमें ग्रेजुअल रिडक्शन होगी। तो देखिए, एक अवामी राब्ता मुहिम और जो इस मुल्क के इश्यूज़ हैं उस हवाले से बात हुई और हमारा ख्याल है कि अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको चैनलाइज करना इंतहाई ज़रूरी है। और मुल्क एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है कि जहाँ पे बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब चीज़ें रैम्पेंट हैं और SOPs को यकीनी बनाने की भी PDM में बात हुई। हम सारे बड़ी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल जमातें हैं, तो एक अवामी राब्ता मुहिम तो मैं समझता हूँ नीड ऑफ द आवर है और एहतजाजी तहरीकें पहले भी इस मुल्क में चली हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी आप देखें ना, मतलब वज़ीर आज़म साहब भावलपुर भी जा रहे हैं, लसबेला भी जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं, इज्तिमात से भी खिताब कर रहे हैं, फंक्शंस भी अटेंड कर रहे हैं। तो और बुजदार साहब की एक वीडियो परसों निकली थी, मैं ये नहीं कह रहा कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, बट बात ये है कि जिन्होंने इन्फोर्स करना है वो इस बात का कितना ख्याल कर रहे हैं। क्या ये कोरोना सिर्फ वहाँ पे आता है जहाँ पे ऑपोजिशन अवामी इश्यूज़ की बात करती है? तो हम तो देखिए, हमने पहले भी आवाज़ उठाई और हमने जब कोरोना की बहुत ज़्यादा स्पाइक थी हमने अपने जलसे पोस्टपोन भी किए और एट द कॉस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म किए, मगर हम समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है और इस दौरान ये नहीं होना चाहिए।
बट अब लॉकडाउन को देखते हुए और डेटा को देखते हुए और आने वाले वक्तों में जो मामलात हैं उनको देखते हुए हमने कंसेंसस के साथ डिसाइड किया है कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो जलसों का आगाज करना। अच्छा, ऑब्वियसली इस वक्त पीपल्स पार्टी आपकी पीडीएम में शामिल नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से आपको क्या कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है? ऑब्वियसली कराची में आप करने जा रहे हैं, क्या उनसे इजाज़त ले ली है? जो सूबाई हुकूमत है उसकी आपको उसका ग्रीन सिग्नल मिल गया है? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी बहरहाल एक जमहूरी जमात है और उनकी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी स्ट्रगल है। वो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पार्टी बनाई गई है, जो 80% काबीना इधर उधर से ली है, 80% मेंबर्स कहीं और से आए हैं, तो वो इस तरह की जमात तो नहीं है कि जो सिलेक्ट होके आई हो। तो वो जमहूरी इक़दार को भी समझते हैं और मेरा ख्याल है कि वो बड़े हामी हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, फ्रीडम ऑफ असेंबली के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे रब्ता तो कोई नहीं इस मामले में हुआ, मगर मुझे लगता है कि हमें उनकी तरफ से एक फैसिलिटेशन मिलेगी। वो जमहूरी जहन के लोग हैं, वो कभी भी कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जो उनकी सोच है और जो उनकी इस मुल्क में स्ट्रगल रही है जमहूरियत के लिए, वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। और अगर वो बेशक इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर वो इसको रोकने के लिए भी अपना किरदार को अदा नहीं करेंगे। फैसिलिटेट हो सका तो वो ज़रूर करेंगे। हमें ये हम बड़े पुरएतमाद हैं इस हवाले से। अच्छा, क्विकली एक चीज़ और फिर बप्पी साहब की तरफ चलती हूँ। जो ये तासुर मिल रहा है कि बिकॉज बजट गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, महंगाई पे महंगाई की चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं, पेट्रोल जो है वो महंगा होता गया, आटा महंगा होता गया, कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जैसे इमरान खान साहब ने कराची का रुख किया है एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ जैसे शहबाज शरीफ साहब के दोबारा एक और केस में जो है वो बात हो रही है इंक्वायरी की, तो आपकी जमात मुतहर्रिक और पीपल्स पार्टी भी उस पर जो है अगर टैसिट उन्होंने अपना जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो उससे भी इसको जोड़ा जा रहा है कि एकदम से आपको आवाम का ख्याल अब इसलिए आ रहा है, वरना तो काफ़ी देर से बजट को तो पास हुए कितनी देर हो चुकी है, उसके आगे जो फॉल आउट है वो भी नज़र आ रहा है कितनी देर से। देखिए, पेट्रोल की कीमतें 4 दफ़ा बढ़ी, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा एजिटेट किया। आप हमारे रेजोल्यूशंस देख लें, हमारी एडजर्नमेंट मोशंस देख लें, आप हमारे क्वेश्चन आवर्स के अंदर देख लें, आप हमारे कॉलिंग अटेंशन नोटिस देख लें। पार्लियामान में तो हम ये मामला उठाते रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जलसा कराची का 13 अगस्त को प्लान था। आपको मैंने अर्ज किया ना, कोरोना की वजह से उसको आगे लेके गए, तो वो तो होना ही होना था, उसकी डेट आगे चली गई कोरोना की वजह से। और जहाँ तक केसेस की बात है, शहबाज शरीफ साहब के केसेस बंद कब हुए हैं? इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को अपनी एनिमी नंबर 1 समझते हैं और वो समझते हैं कि अगर इस मुल्क में किसी के पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और पहले भी नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में शहबाज शरीफ साहब ने बहुत डिलीवर किया है, तो हमारे पे नैब का रेफरेंस भी चल रहा है, नैब के केसेस भी चल रहे हैं, FIA के केसेस भी चल रहे हैं। मेरा तो पिछले 3 साल गुजरे ही अदालतों के अंदर हैं। मेरा ख्याल है जितनी मेरी अदालतों की पेशियां हैं, इतना तो मैं कभी जिंदगी में किसी और जगह पे मेरी मौजूदगी नहीं रही जितनी 3 साल में मैंने अदालतें भुगत ली हैं। तो केसेस हमारे आप समझें कि दिन रात सुबह शाम 24 घंटे चल रहे होते हैं। उसमें कभी वाकया नहीं हुई, बेल हो गई, जेल से हम बाहर आ गए, मगर हमारे केसेस अभी भी नैब और FIA भरपूर जो है वो चढ़ाई कर रहा है। और उनको सिर्फ हम नजर आते हैं क्योंकि आटा चोरी करना जुर्म नहीं है, चीनी चोरी करना जुर्म नहीं है, अद्वियात चोरी करना जुर्म नहीं है, गैस और LNG के स्कैंडल करना जुर्म नहीं है। तो पब्लिक मनी की जहाँ करप्शन की बात है वो जुर्म नहीं है, मगर ऑब्वियसली आपके प्राइवेट बिजनेस के जो मामलात हैं उसको घसीट के गैर कानूनी बनाया जाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म है इस मुल्क में। आपका ये पॉइंट आ गया। मैं जरा बप्पी साहब से, बप्पी साहब आप किस तरह देखते हैं, क्या वजह है कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब PDM मुतहरिक होती नजर आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जहाँ इतने ज़्यादा फासले थे, अब एक तरह से टैसिट आपने उसको जो है वो अंडरस्टैंडिंग ही समझ लिया, अगर वो अपोज नहीं कर रहे, अब उनको कोरोना भी नहीं याद आ रहा। काश कुंडी साहब अभी आ जाए तो मैं उनसे भी पूछूंगी, आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। आप खुद PDM का टोटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, सितंबर 2020 से लेके अब तक, उस वक्त इनका नैरेटिव क्या था और अब क्या था? उस वक्त मार धाड़ था, धरने थे, इस्तीफे थे, रैलियां निकाली थी, इस्लामाबाद लॉकडाउन, अब आर या पार, एक कॉन्सेप्ट था। जी बिल्कुल। परसों वो एक आदम बेजार चेहरे आपने देखे, कल बड़े यानी कि ठंडे मिजाज, खामोश। 2023 का इलेक्शन, मरीम बीबी की तबीयत ख़राब थी, वो बोली नहीं, नवाज शरीफ ने वही कहा जी इक़्तिदार में लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि एकदम अचानक ये PDM में सोच क्यों आएगी? उसकी एक बड़ी सिंपल रीज़न है। PDM में जो सबसे बड़ी जमात है नून लीग, उसका नैरेटिव पिछले 6 महीने 3 महीने हमने बहुत बेचा जी, बड़ा नैरेटिव। कम से कम अब तो पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि अगर किसी जमात का पाकिस्तान में नैरेटिव नहीं है तो वो नून लीग ही है।
आप 1985 से उठा के अब तक देख लीजिए, जनरल जिलानी, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, अडियाला जेल में हाशमी साहब कहते हैं कि रात को हम प्लानिंग कर रहे होते थे और सुबह वो जद्दा फ्लाइट निकल गई, बयानिया पूरा। इसी तरह जब इस वक्त हाई कोर्ट से निकले बीमारी का बहाना बना के, अचानक वो बयानिया फिर लंदन चला गया। सो वो नैरेटिव कन्फ्यूज रहा। इस दौरान एक नई अपडेट हुई, मज़ामत और मफामत का जो चैप्टर गुड कॉप बैड कॉप रहा, उसमें मज़ामत फेल हो गई, कश्मीर का इलेक्शन हार गया और साथ ही सियालकोट का इलेक्शन। तो अचानक नून लीग के अंदर से प्रेशर डेवलप हुआ कि जी शहबाज शरीफ साहब आप आएँ क्योंकि आगे हमने हुकूमत लेनी है। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, दुनिया की सबसे जो छोटी मछली है ना, वो शायद 5 मिनट से ज़्यादा बगैर पानी की रह सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5 साल से ज़्यादा इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकती। आप 1985 से देख लीजिए, जब भी इन्होंने हुकूमत की है कभी भी 5 साल से बाहर हुकूमत में रहे नहीं। 2001 में एक ऐसा टेन्योर आया था जिसमें एक लंबा टेन्योर, उसमें भी नून लीग से लोग निकल के काफ लीग में चले गए थे। 8 में फिर पंजाब में आ गए, 13 में फिर। तो अब इनके लोगों को बावर हो गया कि इस वक्त अगर हमने शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी ना ली तो शायद 23 में हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन 2 नई डेवलपमेंट हो गई। पहली बात, शहबाज शरीफ की मफाहमाना पॉलिसी के बावजूद नैब की तरफ से एक लेटर चला गया जिसमें उन्होंने एक उनसे पूछा, शायद मोस्ट लाइकली कि जी कोई सेटेलाइट टाउन बहालपुर में फेडरल मिनिस्टर साहब ने कोई अप्रूवल ली और कोई औकाफ की ज़मीन थी जो कि सेटलमेंट में 70 साल पुरानी, वो अलॉट हो गई जिसके ऊपर सरकारी बिल्डिंग्स बनी और लाल सोहारा के कोई 14,400 कनाल की ज़मीन का शायद कॉन्सेप्ट था। वहाँ से उनको एहसास हुआ कि शायद मेरा मफाहमाना रहिया वो भी अब एक्सेप्टेबल नहीं रहा, नंबर 1। दूसरा, अगर आपने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी मैं हम इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो अगले 10 दिन में पास करा देंगे। इससे सबसे बड़ी तकलीफ फजल रहमान साहब को हुई। 2 वजूहत, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इटसेल्फ उनके लिए बहुत बड़ा डर है, उनको पता है वो धांधली नहीं कर सके। दूसरा जो बड़ा खौफ था फजल रहमान साहब के लिए वो ये था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आपको पता है कि फजल रहमान साहब की पार्टी साउथ KPK में है, बन्नू, टांक, लकी मरवा, डेरा इसमाइल खान, और मेजॉरिटी वहाँ के लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी और UAE में काम करते हैं। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 80 लाख लोगों को वोट पड़ा तो सबसे बड़ा डेंट जो किसी को पड़ना है वो फजल रहमान साहब पड़ना। सो शहबाज साहब की मफाहमाना पॉलिसी को डेंट पड़ा, फर्स्ट फजल रहमान साहब, इन्होंने कहा ये लेट्स गेट टुगेदर और अभी से दोबारा PDM को बहाल करते हैं। हमें कोई इशू नहीं, आप कराची जलसा करना चाहते हैं कहीं करें, अफगानिस्तान की इशू को हम इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक ही दफ़ा बहुत सारे बॉर्डर फाइट कर सकते हैं। ये तो इन्होंने फैसला करना है कि आवाम के लिए क्या बेहतर, हम इनको नहीं रोकेंगे। येस, ये जो इनका अपना इक़्तिदार के रास्ते के लिए ये अपनी जो PDM को दोबारा रिवाइव करने की जो रिवायत है वो अब आवाम बहुत समझ चुके हैं। किसी का रोना नहीं है, कोई दाल, आटा, चीनी, घी, इनकी कोई महंगाई नहीं। अगर लेन्सबरो में अगर इनके लिए इशू जो है ना, ये एक ढकोसला है। अगर लेन्सबरो में आपकी बच्चे की शादी हो सकती है, यू टॉक अबाउट 5,000 पाउंड्स पर पर्सन के ऊपर खर्चा आप बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर आटे घी चीनी आवाम का रोना मत रहो। यहाँ पे हम बैठे, हम उनके आवाम की तकलीफ को समझ लेंगे। सो पीपल आर रियली फेड अप, ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और इनकी अपनी पर्सनल एक जो है ना वो एजेंडाज होते हैं पावर स्ट्रगल के लिए, उसको आप किसी से भी अटैच कर लें, आप बना लें रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़, आप इनकलाबी बना लें, लेकिन आवाम अब ये दोबारा बेचना शुगर कैंडीज मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। अच्छा तार साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, क्योंकि ये बहरहाल एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कि क्योंकि आपके ऊपर जैसे मतलब उस पर आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन जो ये बात की जा रही है, एक तो ऑब्वियसली शहबाज साहब के केसेस की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो बप्पी साहब ने इशारा किया, जो अब पार्टी के अपने अंदर आपके जो इस वक्त टूट फूट चल रही है, जो कि कहा जा रहा है कि अगली जो 2023 का इलेक्शन है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, और ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि हमारा हाल जो है वो काफ लीग वाला होगा अगर हमें दोबारा ऑपोजिशन में बैठना पड़ा। तो क्या ये भी वजह है कि अपने आप को मुतहर्रिक करने के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब सामने आ रहे हैं और एक दफ़ा फिर जो ये मुद्दा घोड़ा है उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जो ये महंगाई वाली चीज़ है, ये मेरा नहीं ख्याल अवाम अब इसको बाय करने के लिए उस तरह तैयार है। मैं लोगों से भी बात, जिस वक्त आप सड़क पे जाएं, जाके बात करें, जो सर्विस वगैरह हम लोग करते रहते हैं, उसमें एक्चुअली लोग, पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय दिस नैरेटिव, बिकॉज वो तो काफ़ी देर से अब चल रहा है। नज़र ये आता है कि जब आप पे थोड़ा जो है वो चीज़ें टाइट होना लगती हैं तो आपको लगता है कि अब PDM को दोबारा रिवाइव करना है या हमने जो है वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए आना है। देखिए, ऑन अब्बास साहब जो फरमा रहे थे, बात ये है कि जद्दा की इन्होंने बात की, तो मुझे बताएं कि तैयारा हाईजैकिंग केस जो बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, हमने कौन सा तैयारा हाईजैक किया था, और जो उसके अंदर 27 साल कैद दी गई थी वो किसके कहने पे क्यों दी गई थी। और उसके बाद आप आगे चलें तो बाहर तो भाई मेरे आपने भिजवाया ना, चीफ जस्टिस ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी मोडालिटीज़ हमने तय की हैं, इजाज़त इमरान खान साहब ने दी हैं। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। और देखिए, जो नैरेटिव की इन्होंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। 2018 का इलेक्शन जनूबी पंजाब महाज बना, वो
बदतरीन हैमरिंग हमारी पॉलिटिकल पार्टी को दी गई। वो जैसे बना वो सारे जानते हैं। और देखिए, जनूबी पंजाब महाज बनने के साथ साथ पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हमारे कैंडिडेट्स की लॉयल्टीज़ चेंज की गई। लॉयल्टीज़ चेंज करने के बाद उनको तहरीक इंसाफ में शामिल कराया गया, लाइन लगाई गई, वहाँ पे बाकायदा उन्हें वो पटके पहनाए गए। हमारे लीडर को डे टू डे हियरिंग करके, नैब के केसेस में कभी डे टू डे हियरिंग नहीं होती। यानी डे टू डे हियरिंग का मतलब ये है कि आप 100 से ऊपर पेशियां जो हैं वो लगातार हों, रोज़ एक पेशी की जाए। किसी और नैब के केस में मुझे आप एग्जांपल बता दें कि 3 सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जजेस के तहत उस केस को प्रोसिक्यूट किया जाए और उसकी डेली हियरिंग्स की जाएं ताकि उसका वर्डिक्ट इलेक्शन से पहले आ जाए। तो जनूबी पंजाब महाज, लॉयल्टीज चेंज, लोगों को तहरीक इंसाफ में हांका जाना, हमारे लीडर को कन्विक्ट कर दिया। अरशद मलिक साहब दुनिया से चले गए हैं, बता गए हैं कैसे किया। जज बशीर ने कहा जी करप्शन कोई नहीं है। इसके बावजूद हम इलेक्शन में जाते हैं और हमारा बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो। ये 2 बयानी हम लेके गए। बड़ा नारा हमारा वोट को इज्जत दो के साथ था। दूसरा जो परफॉर्मेंस थी हमारी, जो हमने इस मुल्क में 12,000 मेगावाट बिजली लगाई, 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, कराची लाहौर मोटरवे बनाई, सेहत और तालीम के मंसूबे लगाए। दूसरा नारा हमारा खिदमत को वोट दो था। तो इस सारी हैमरिंग, इस सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद हम पंजाब में नंबर 1 आए। और पंजाब में नंबर 1 आए, उसके बाद मैंडेट हमारा था, राइट हमारा था। जिस तरह 2013 में हमने हुकूमत कायम करने दी तहरीक इंसाफ को, हम चाहते तो JUIF के साथ मिलके खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते थे, मगर हमने फिर इनका राइट था, हमने इनके मैंडेट को रिस्पेक्ट किया। इन्होंने जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार शामिल करके पंजाब हुकूमत बनाई, मैंडेट तो हमारा था, राइट हमारा था। और फेडरल गवर्नमेंट जो 6 सीटों की बनाई, उन लोगों के साथ जिनको ये डाकू कहते रहे, जिनको ये चोर कहते रहे, उस MQM को साथ बिठाया जिनको ये कातिल कहते रहे। तो बात ये है कि इनका तो सियासत का एक ही वतीरा है कि असूल जो हैं वो कुर्बान हो सकते हैं, इक्तदार हासिल करना जो है वो चले कता कलामी की माफी, आपके वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स रहे ना रहे। सर माजरत के साथ, ये तो मेरा ख्याल है हमारी ना पॉलिटिक्स की हकीकत है। क्या आप हो, क्या पीपल्स पार्टी हो, क्या PTI हो, सब ने जो है ये समझौते किए हैं और बड़ी क्रिटिकल चीजों पे जो है वो समझौते किए हैं। उसमें नहीं जाते, मेरा ख्याल है हमारी अनफॉर्चुनेट समझौतों के कायल नहीं है ना। अच्छा वो तो चले, लेकिन इसमें आप जहां बात कर रहे हैं 2018 में, बेशक आपका जो उस वक्त बयानिया वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, लेकिन इस वक्त आपके जो अपने लोग हैं, इजाजत देना मैं वो आर्गुमेंट आपको जरा कंप्लीट कर दूं। जी जी क्विकली, आज इस दामड़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जरा क्विकली कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, अगर बयानिए का इशू होता या कोई प्रॉब्लम होता तो हम इतना भारी मैंडेट लेके 2018 में क्यों आते जी, और इनको तमाम तर बिसाखियों, तमाम तर हेल्प, तमाम तर फैसिलिटेशन के बावजूद ये इतनी कम सीटें क्यों लेते हैं? और दूसरी बात, 12 में से 10 बाई इलेक्शन तरीके इंसाफ हारी है। कराची जैसे शहर में जीती हुई सीट जैसे भी जीती थी, आप चौथे नंबर पे आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर इलेक्शन या सियालकोट जो ताहिर खुर्शीद ने रिग किया है वो बहुत बड़ा कोई इंडिकेटर है या उससे बहुत पैनिक फैल गया है। नैरेटिव आपने क्रिएट करने की कोशिश की कि हमारे जो है वो एक इस्लामत और मफामत के दरमियान हमें नुकसान हुआ है। मैं नहीं समझता और ना मैं इस बात का कायल हूं। एक इलेक्शन से आप ये नतीजा अक्स नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते अता भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले, हमें बड़ा फायदा हुआ है। आप बिल्कुल इससे अक्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जरा जो चीजें मुख्तलिफ हो गई हैं 18 में और 23 में, 18 में और इस वक्त 21 में, वो आपके अपने जो लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि जी हमें तो खुद नहीं समझ आ रही कि क्या नैरेटिव यहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद राना तनवीर साहब हों, सरदार अयाज सादिक साहब हों, या आपको इस वक्त अब्बासी साहब हों, उनके अपने अपने बयानिए जो है वो नजर आते हैं। कन्फ्यूजन की बयानिए की बात है, वो तो जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो खुद बात कर चुके हैं इस पर, तो हमें तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बात वो सवाल पूछ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब इसको एडमिट कर चुके हैं कि बेशक वो हमारा हार्डकोर जो है वो वर्कर ना हो, सपोर्टर ना हो, वो आपका सेमी इलेक्टेबल आप उसको जरूर कह सकते हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और उससे पार्टी जो है वो टूट सकती है। जिस तरह माजी में देखा कि 5 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में नहीं बैठा जा सकता, जब नजर आए कि बयानिया नजर नहीं आ रहा, आने के इनके चांसेस नहीं है, दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ग्राउंड रियलिटीज है ना जी इस मुल्क की, तो वो तो आपका जो इलेक्टेबल है वो टूटेगा। अच्छा, दामड़ा साहब ने जो है वो ज्वाइन कर लिया। साइड ऑफ हिस्ट्री तो है ना जी,
सर वो दैट रिमेन्स टू बी सीन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज वो अता भाई वो ड्विंडल करते रहते हैं ना, वो पता नहीं चलता कि कौन सी साइड पे है हिस्ट्री की। मैं जरा धामड़ा साहब की तरफ चलती हूँ। धामड़ा साहब ये बताइए कि कुछ दिन पहले हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे सब ने दिखाया चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या कहा, पहले जरा ही सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल भी करती हूँ। अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव, और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। आज से कोई पूरा एक महीना पहले सूबा सिंध में 500 केस थे, यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए। अगर 2000 केसेस भी आते हैं और वो एवरेज पे 5 को इन्फेक्ट करता है, तो आप समझिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख, अगर इसको रोका नहीं गया। जी दामड़ा साहब, 26% पे उस वक्त जो है वो पॉजिटिविटी रेट था, ये 30th की बात अगर करें, उस वक्त आप कह रहे थे कोई भी अगर नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, और वफाकी हुकूमत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी अगर इसको अपोज करते हैं जो लॉकडाउन है। अब इस वक्त आपका जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 21% से ऊपर है। अब ये जलसा होने जा रहा है, आपकी तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रही कि आपने सपोर्ट इसके लिए दे दी है, क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो आपसे पूछना चाहूंगी ये सपोर्ट दे दी है आपने, इजाजत दे दी है? क्योंकि PMLN और PDM बड़ी होपफुल है कि आप दे चुके हैं, लेकिन फिर एक तजाद नजर आ रहा है आपके इस कॉल ऑफ फेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि कोविड एक हकीकत है, और जब भी सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन की बात की, सख्ती की बात की, तो उसकी वायलेशन जो PTI के जो टॉक शो में आने वाले लोग हैं वो करते रहे कि पीपल्स पार्टी जो है वो कारोबार के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी तालीम के खिलाफ है, और कराची के अवाम से या शहरी इलाके के अवाम से पीपल्स पार्टी कोई अल्लाह माफ करे कि कोई बड़ा कोई इंतकाम ले रही है। मगर यही चीजें जब आप स्टेटमेंट देंगे तो फिर लोग जो है वो बड़ा इजी फील करते हैं। मास्क अभी तक जो है वो कौम पहनने के लिए तैयार, बिल्कुल। ये सारे ऐसे इश्यूज थे जिसमें कोविड जो है वो कंटिन्यू चलता रहा। वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन होती रही, उस पर भी क्वेश्चन होते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो वैक्सीन करा रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल नहीं होता। अगर थोड़ी भी लीनियंसी कहीं दी जाती है तो लोग उसको वायलेट करते हैं। ये वायलेशन जो है ये खतरनाक हद तक कोविड को बढ़ाने में एक सबब बनती है। जहां तक आपने जलसे की बात की, तो अब तक PDM ने ये ऐलान जरूर किया है, परमिशन नहीं ली है। जब ये परमिशन आएगी तो सूबाई गवर्नमेंट क्योंकि आपने खुद अभी ये बात की, वायलेशन जो है उससे कोरोना बढ़ता है। SOPs आपको पता है कि SOPs की कोई जो मर्जी आप कर लें, आसफा बीबी जो है वो बताती रही, दिखाती रही मास्क कैसे पहनना है, क्या करना है, आपको पता है। उसकी हमारे अवाम जो है फॉलो नहीं करते। आपको पता है कि ब्लेटेंटली उसको जो है वो वायलेट किया जाता है SOPs को। ऐसे में जलसे की इजाजत देना क्या आप समझते हैं सही इकदाम होगा? क्योंकि अभी भी आपने लॉकडाउन जब ईज आउट किया है, एक तकरीबन 22% पे है, तो SOPs की पासदारी नहीं हो रही, लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे, दे नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो आप समझते हैं ऐसे में देने चाहिए इजाजत? डॉक्टर साहब, जब हम कोरोना को डिस्कस करते हैं तो ये सिर्फ एक सूबे का मामला नहीं है, और आपने बड़ा जबरदस्त इशू चुना है। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था और सूबाई गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव लिया था, सबसे पहले सूबे ने जब सख्ती की थी, तो आपको याद होगा कि जो जहाज चल रहे थे, जो एयरपोर्ट थे वो सील नहीं थे, और बाहर से जो जहाज आते थे, जो मुसाफिर एयरपोर्ट पे उतरते थे, तो वो लोग कोई SOP नहीं थी, कोई वहां सेल नहीं था। अभी भी ये हुआ है कि जब SOP पे बात हो रही है तो आपके जहाज एयरपोर्ट पे अगर 3 सीटर जहाज है तो 3 लोग बैठे हुए होते हैं। दामड़ा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट 2 wrongs don't make a right। मुझे ये बताइए कि क्या आपने खुद ही कहा वायलेशन होती है SOPs की, ऐसी वायलेशन में जलसे की इजाजत देना दानिशमंदाना फैसला होगा? मैंने कहा कि 15 दिन अभी पड़े हैं, डे बाय डे हम चेक करते हैं सारे जो रेशो कोविड का है, फिर अगर जरूरत पड़ी PDM की क़यादत से बात करने के लिए तो बात करेंगे, मगर वो परमिशन तो लें। पहले भी इन्होंने अनाउंस किया था मगर इन्होंने कैंसिल किया। अभी भी 15 दिन पड़े हैं, हो सकता है कि इनकी कोई स्ट्रेटजी अपने तरीके से चेंज हो जाए, या खुद से ये फैसला कर लें कि कोविड की सिचुएशन कराची में कोरोना की बहुत खतरनाक हद तक है, तो ये कैंसिल कर दें अपना प्रोग्राम। वो जब ये परमिशन लेंगे ऑफिशियल तो फिर बाद में देखा जाएगा। चलें, परमिशन लेंगे तो पता चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बप्पी साहब की तरफ चलती हूँ। बप्पी साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है अफ़गानिस्तान में, उसके पेश नज़र हमें ऑब्वियसली एक तो कोरोना का थ्रेट है, मैं आप डिस्कस भी कर रहे थे, दूसरा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे है। ऐसे में अपोजिशन की तरफ से बड़ी तनकीद आती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमें कॉन्फिडेंस मिले तो चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। वो कि जो टेम्परेचर्स जा रहे हैं लगता नहीं है कि चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन जैसे कहते हैं हुज्जत तमाम करना, क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके और ये जल्द से जुलूसों से जो है वो अगर रिक्वेस्ट करें कि ना करें या उनको कॉन्फिडेंस में लेके चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? कि जब आज से कोई तकरीबन 3 हफ्ते पहले सिक्योरिटी के हवाले से एक ब्रीफिंग दी गई थी तमाम अपोजिशन को, जो कि असम्बली में, जिसमें आर्मी चीफ भी आया था, एक पूरा एक ब्रीफ दिया गया था। सिचुएशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा इवॉल्व करती जा रही है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए 10वां सूबा रात को गिरता है, सुबह 11वां सूबा, आज कंधार जो है ना सबसे मेन जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो गिर चुका है इस वक्त। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व कर रही हैं। येस, आई अंडरस्टैंड कि अपोजिशन को इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन उससे बेहतर हमें एक यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है अमंग द मासेस। और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, हमदुल्ला मोहिब जैसे लोगों के हवाले से मुलाकात, ये एक ऐसे मैसेजेस जो रॉन्ग चले गए। इट माइट बी मिस्टेक, शायद नवाज शरीफ साहब को पता ना हो कि वो कितना एक हमारा नफरत करता है पाकिस्तान से, या अफगान सफ़ीर के हवाले से जो पॉलिटिक्स की गई थी वो एक ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। 2-3 दिन पहले जो एक पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए थे, अच्छा वो गलत थे। उसके बाद जो सैंक्शन चलाए गए उसमें कई लोगों को पता भी नहीं था कि वो हो क्या रहा है, और उसको टैग करने के बाद लोगों ने मैसेजिंग शुरू कर दिया। ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अमंग द मासेस, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एक थोड़ी सी ना इकट्ठा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी लेके आनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि कुछ आने वाले दिनों में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इस पर दोबारा ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि आपस में या ऑपोजिशन के साथ? ऑपोजिशन के साथ हम करेंगे, बैठेंगे या प्राइम मिनिस्टर के बैठने का मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये प्रेरोगेटिव या ऑब्वियसली उनके पास है। मैं उस वक्त आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन कि वो करेंगे, बट आई पर्सनली फील कि ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर अफगानिस्तान या काबुल फॉल कर जाता है 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, द इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज पाकिस्तान आते हैं, तो एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल डिस्प्लेस्ड पर्सन जो आएंगे बॉर्डर के ऊपर, हम 10 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या सेफ हेवन्स वहाँ जो क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन हम चाहेंगे कि ऑनबोर्ड करें। बट एक चीज़ ज़रा हमें कम से कम सोचना चाहिए कि हर वो इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान सिक्योरिटी की वो प्रॉब्लम हो, उसमें एक जनरल माइंडसेट चाहिए होता है कि यार ये करना ये नहीं करना, कौन से ट्वीट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। अब अफगान एम्बेसडर की बेटी का जो इशू था, अगर देखिए अभी परसों अनफोल्ड हो गया कि उसमें कुछ चीज़ फैक्ट्स नहीं थे, बट उस वक्त भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, जिसके वजह से हम डैमेज हुए। सो ऐसी चीज़ों से परहेज करना। उसके रद्द अमल में आज PMLN ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो ये सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चला, उसमें आपने कहा ये PMLN इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, क्या आपके पास शवाहिद है इसमें? जो ऐप ने इंफॉर्मेशन निकाली उसमें ये था कि जब ये ट्रेंड चल रहा था तो साइड बाय साइड एक और ट्रेंड भी था, नवाज शरीफ वाज राइट, उसी ट्रेंड। सो अगर 48,000 ट्वीट्स इधर नवाज शरीफ वाज राइट के चल रहे थे, तो 68,000 ट्वीट जो थे सैंक्शन पाकिस्तान में, तो जो ऑटोबॉट्स उसको प्रमोट कर रहे थे, मे बी अता तारड़ साहब या मुस्लिम लीग नून को ना पता हो, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया में वो लोग इनको भी प्रमोट कर रहे थे, अनइंटेंशनली कर रहे होंगे कि इनको, और उसी को टैग करके लोग साथ साथ टैग करते हैं। मे भी हो सकता है कि जिसको टैग करें और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं, जब आप टैग करते हैं तो बेसिक रिकमेंडिंग है, आप ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं, आपका वो 10,000 या 20,000 फॉलोअर दे आर वाचिंग इट। सो अनइंटेंशनली इन्होंने उसको प्रमोट किया। हम हुब्बुल वतनी का, गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, बट अनइंटेंशनली ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को और प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, और वो तकवीयत मिलती है इंडिया को और एनडीएस को। आप अगर देखें कि जब हमने उनको रोका, इसको एनडीएस के वाले से हम ओपिनियन चला रहे थे या हमदुल्ला मोहिब के वाले चला रहे थे, तो उस वक्त मरियम बीबी के जो ट्वीट्स आते ये मैसेज आ रहे थे उसकी फेवर में कि जी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें पाकिस्तान की फेवर में उसको लेके आना, ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू थे ना। आप हमदुल्ला मोहिब को पाकिस्तान की फेवर में नहीं लेके आ सकते। सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ जॉइंट स्ट्रैटेजी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स इन डेज टू कम विल इन्वॉल्व द ऑपोजिशन, उनको साथ लेंगे, वो बैठते नहीं बैठे ये उनको पता होगा, बट एवरीबॉडी हैज टू प्ले इट्स ओन राइट ऑन अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट। तारड़ साहब, जो हुकूमत का जो डिजिटल मीडिया विंग है उसने ये रिपोर्ट जो है वो शाया की है, और इस पर जिस तरह अभी बप्पी साहब कह रहे हैं कि मे बी आप जानते बूझते हुए ना कर रहे हों, लेकिन इनएडवर्टेंटली आपकी तरफ से जो है वो उसको सपोर्ट मिली है। फिर उसके बाद अगर जो माजी में जिस तरह मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की एक ऐसे आदमी से जो आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में उसके क्या सेंटिमेंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स कंसिडरिंग द अफगान सिचुएशन, क्या आपको लगता नहीं है सब कुछ अगर देखा जाए एक पैराए में इसको देखा जाए
तो जो उंगलियां आप पे उठती हैं, अगर आप इस वक्त चीज़ों को ज़रा मैनेज कर लें अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये एक जो माहौल है मुल्क में वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकता है। पॉलिटिकल कंसेंसस इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, ना कि हमारी स्ट्रीट्स पे जो है वो इंतशार इस वक्त फैल रहा हो। हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी तो सीपैक के थ्रू चाइना ने इन्वेस्टमेंट की 64 अरब डॉलर की जी। अफगानिस्तान में बिल्कुल मुकम्मल पीस था। कश्मीर पे भारत की जरूरत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर को हड़प लेता। ये कप्तान साहब जो हैं, जब आएगा कप्तान तो बनेगा नया पाकिस्तान वाले, ये जब से आए हैं मोदी आपका फ़ोन नहीं उठाता और जो बाइडन आपको फ़ोन करता नहीं है। यानी आप, मुझे समझ नहीं आ रही, कल भी उन्होंने कहा कि उसका प्रेरोगेटिव है वो फ़ोन करे ना करे। यानी आप हालात देखें कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला करके जा रहा है, दे आर मूविंग आउट, और आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हम इनको कोई चीज़ नहीं देंगे, हम इनको अड्डे नहीं देंगे। वो भाई आप पहले बताएं तो सी ना, आपसे अड्डे मांगे किसने हैं और कब मांगे हैं, और क्या वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी का मजाक बना दिया, इसलिए इनसे मुलाकात ही कोई नहीं करता। जितने फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं वो इमरान खान साहब को तो नहीं मिल रहे, और वो क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज दे नो दैट ही इज अ जोक। चाइना आपसे एक लेवल पे वो डिस्प्लेजर कन्वे कर रहा है। अफगानिस्तान में जितने भी इस वक्त मामला चल रहे हैं, आपका उनसे कोई सरोकार नहीं है। अमेरिका आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आपके मिडिल ईस्टर्न फ्रेंड्स, आपने अपने करतूतों की वजह से उनको इंडिया की तरफ धकेला है। तो मुझे बताएं ना, फॉरेन पॉलिसी है कहाँ पे? यहाँ पे भी कह दें चोर डाकू गद्दार कह दें, हम सहते रहे, हम सह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या मेरे भाई? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? और आपने किया क्या है? इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक आपके रिलेशंस हैं उसके अंदर आपने कश्मीर के लिए क्या किया है? अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, अभी कथा कलामी की माफ़ी अता भाई, बट अब्दुल बासित साहब जो फॉर्मर हाई कमिश्नर हैं इंडिया, वो उन्होंने अगले दिन उनसे एक इंटरेक्शन हुआ तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बात ये की, उनसे जब पूछा गया कि डू यू होल्ड दिस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उन्होंने 3 साल गुजारे और वो बड़े डायनामिक से वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा 2014 से मैं नवाज शरीफ साहब से कह रहा था कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा, कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इस गवर्नमेंट को स्केपगोट करना, ये उनके लफ्ज़ है, ये गलत है। और वो देख रहे थे उस वक्त, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की भी उस वक्त मंतक थी और राइट भी थी कि हमें दूसरी चीज़ों पे, हमें बिजनेस पे फोकस करना, हमने इकोनॉमी पे फोकस करना है। जी जी नहीं डॉक्टर साहब, मेरा काउंटर क्वेश्चन है ना, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप अमेरिका गए, आपकी ट्रंप से मुलाकात हुई, आपने वापस आके अपना वेलकम करवाया, क्या आपने कौम को बताया कि आप वहां क्या टर्म्स तय करके आए थे? आपने कहा मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूं, कोट अनकोट डॉक्टर साहबा, मैंने तो नहीं कहा ना। यानी जब ये इन्होंने कश्मीर को स्टेट टेरिटरी से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया इंडिया का, और वहां पे जो शहरी हैं उनके हकूक सलब किए, तो उससे बिल्कुल पहले आप अमेरिका से होके आए और आपने कहा मैं कश्मीर की ट्रॉफी जीत के आया हूं। वो मनाजिर आपने भी देखे होंगे जब एयरपोर्ट पे हार पहनाए गए और पीटीआई का हुज हु वो सारे लाइन में खड़े थे, तो वो क्या टर्म्स थे और क्या वर्ल्ड कप था? तो मुझे बताएं ना, आप गए थे, क्या आप कश्मीर को वहां पे नहीं उठा सके? क्या आप वहां पे इस चीज को एप्रीहेंड या फोर्स ही नहीं कर सके कि भारत आने वाले दिनों में ये कर देगा? देखिए, लेकिन वो तो कोई भी नहीं फोर्स ही कर सका ना, अनफॉर्चुनेटली। ये 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में जी। नहीं मेरी अर्ज सुन लेना। जी जी जी। हमारी तो लेगेसी ये है कि कारगिल में हम फंसे हुए थे, मियां नवाज शरीफ की स्टेटसमैनशिप थी कि वहां से निकाला। हम भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में दुनिया भर के प्रेशर को फेस किया। शेख रशीद साहब मुल्क छोड़ के भाग गए थे, हमने 6 एटमी धमाके किए। हमारी एक लेगेसी है। हमने बुरहान वानी की बात की अपनी यूएन जनरल असेंबली की स्पीच के अंदर। तो देखें, अब फॉरेन पॉलिसी पे आप, क्योंकि इंटरनली आपने इस मुल्क को इतना कमजोर कर दिया, पोलराइज करके, चोर चोर डाकू के नारे लगा के, आपने बाहर इंटरनेशनल फोरम्स पे गए हैं, वहां पे आप कह रहे हैं मैं एसी उतार दूंगा। वर्ल्ड लीडर जाते हैं, वो इकोनॉमी पे बात करते हैं, आप कहते हैं मैं फलां को बंद कर दूंगा, फलां का एसी उतार दूंगा। आप मलेशिया गए, आपने कहा बड़े चोर हैं, हम वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। तो मेरा पॉइंट ये है, आप ऐसी 100 रिपोर्ट्स ले आए। एक एंकर है बीनिश सलीम, उसका नाम इस रिपोर्ट में है। शीरी मजारी साहिबा की बेटी का नाम इस रिपोर्ट में है। अमार मसूद साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम इस रिपोर्ट में है। हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अजमा बुखारी का नाम इस रिपोर्ट में है।
और इनको शक है कि हमने एंटी स्टेट जो है वो ट्रेंड चलाए। वेयर इज द प्रूफ? यानी ये स्टेट है या ये कोई मौकरी है? आपने ये वो कहते हैं कि सिलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस, ये सर्कस बन गया है। आपके पास प्रूफ, उसकी अंग्रेजी पढ़े डॉक्टर साहबा कभी इस रिपोर्ट की, उसमें अंग्रेजी ठीक नहीं लिखी हुई, भाई उर्दू में पब्लिश कर देते। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बहुत पुराने हो गए। ये आप ठीक कह रहे हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वाकई पुराने हो गए। इससे आई कंप्लीटली एंडोर्स दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर तो एविडेंस है तो एविडेंस सामने रखना चाहिए, नहीं है तो फिर ये गद्दारी के फतवे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगाना जो है ये गलत चीज़ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में जब हाजिर होंगे तो धामरा साहब के पास भी जाऊंगी। और एक रियलिटी है इस वक्त अफगानिस्तान में जो चल रही है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे चल रही है। ऐसे में क्या ये जो पोलराइजेशन है या ये जो पॉलिटिकल इंतशार है, क्या हम इसके मुताहम्मिल हो सकते हैं? दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। धामरा साहब की जाने जाती हूँ। धामरा साहब, जो सिचुएशन चल रही है आप उससे वाकिफ़ हैं। अफगानिस्तान में अभी ये कहा जा रहा है तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है इस वक्त तालिबान काबुल से। काबुल अब पता नहीं, जो नज़र आ रहा है वो लग रहा है काबुल इज़ गोइंग टू फॉल सून। ऐसे में जो ये पॉलिटिकल इंतशार है, सड़कों पे आना सारा, आपने देखा माजी में अभी जो हालिया दिनों में धमाके हुए हैं, दासू हो, लाहौर का वाक़या हो, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में हमें चाहिए ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या हमें यूनिटी चाहिए? देखें डॉक्टर साहबा, अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई है, मगर आप इन सारे मामला को लीड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। जाहिर है अपोजिशन को आप चोर चोर कहते हैं। और अभी जो अफगान इश्यूज थे, जो ब्रीफिंग हुई थी, वो किसने दी थी? उसमें प्राइम मिनिस्टर थे या मधु नहीं थे या वो आए नहीं थे? ये ब्रीफिंग किसने दी थी? अस्करी क़यादत ने दी। और वो जाहिर है पार्लियामेंट को जवाबदार नहीं है। पार्लियामेंट को जवाबदार कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। मतलब आपकी सीरियसनेस ही तो यहाँ से शो होती है ना कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के अल्टीमेटली जो असरात होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। वहाँ का अमन पाकिस्तान को सूट करता है और वहाँ की गड़बड़ जो है वो आपने अपनी सरहदें जो है वो सारी सील की हुई हैं और आपको खदशा है कि उनके असरात जो हैं वो आपके पाकिस्तान के अंदर पड़ेंगे। तो इन सारे मसले में प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ है? उनकी सिटिंग क्यों नहीं होती अपोजिशन की जमातों के साथ? पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं होता? इस सारी सिचुएशन में पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए। आपको धामरा साहब, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बप्पी साहब के सामने भी रखूंगी, लेकिन इस वक्त तासुर ये मिल रहा है कि क्योंकि हुकूमत एक प्रेशर में आ सकती है, वेस्टर्न बॉर्डर से दहशतगर्दी का एक खदशा है, ऐसे में आप लोग डिलिबरेटली गवर्नमेंट को जो है वो प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं। मैं डेलिबरेटली लफ्ज की सख्ती से तरदीद कर रहा हूं और आपके प्रोग्राम में ये खातरी करवाना चाहता हूं, इंश्योर करवाना चाहता हूं पूरी कौम को कि अपोजिशन जो है वो इस मामलात में मैच्योर है। हम हुकूमतों में रहे हैं, हमें मुल्की हालात का पता है। इनसे ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा कोई मोहब्बे वतन होगा तो हम उनसे कम मोहब्बे वतन भी नहीं होंगे। मगर इन सारी सिचुएशन में अपोजिशन ने डे फर्स्ट से इन हुक्मरानों को क्या कहा? हमने तो इकोनॉमी के इशू पे कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मजाकें किसने उड़ाई थी? हुकूमती तर्जुमानों ने उड़ाई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उड़ाई थी। तो कब इन्होंने सीरियसली कोशिश की है अपोजिशन को इन हालात में सिटिंग करने के लिए और हमने जवाब दिया हो? कब ऐसा हुआ है? ठीक, पप्पी साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। सिर्फ छोटी सी 3 चीज़ें। नंबर 1, तारड़ साहब ने कहा जी एंटिसिपेट। यूएसए ने अफगानिस्तान में $2 खरब इन्वेस्ट किया। इवन अफगानियों को नहीं पता था कि वो कब विड्रॉ करके जा रहे हैं। एग्रीमेंट तालिबान के साथ किया और मुल्क से बाहर निकल गया। और जब परसों आशिफ गनी ने कहा कि हमें बचाओ, ने कहा दिस इज योर डर्टी लॉन्ड्री, खुद साफ करें। तो हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, हमारा पॉइंट ये है कि नून लीग के जो दोस्त हैं ये ना चाहते हुए भी ऐसी हरकत कर जाते हैं सिर्फ सियासत में। वो कहते हैं तेरे 2 टके की नौकरी में मेरे लाखों। यानी कि आप ये देखें, सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा था, वहीं पे इनके तरफ से ट्रेंड चल रहा था कि नवाज शरीफ वाज राइट। अब किसको तकवीत मिली? दुनिया क्या सोचेगी कि पाकिस्तान को सैंक्शन कर दो। अब ये ना चाहते हुए भी खुद अपने गन देना शुरू कर देते हैं। और छोटी चीज़ फिर एक्सप्लेन कर दूं, आवाम को पता होना चाहिए। जब अफगान एम्बेसडर की बेटी अगवा हुई थी,
आईजी इस्लामाबाद अगवा नहीं हुई थी। जो उसका केस आया था, तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा ये फ्रॉड है, ये ठीक नहीं है और ऐसे कोई शवाहिद नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहब पहली बीवी थी जिन्होंने कहा ओ देखो इमरान खान तुम्हारे इस्लामाबाद में एक अफगान एम्बेसडर की बेटी है, दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई। यानी कि एक पूरे इस सिचुएशन में जब अफगानिस्तान डिबेकल हो रहा था, हम एक फेस कर रहे थे, इन्होंने अपनी सियासत के लिए सिर्फ खान साहब को खराब करने के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। लेट्स गो, देखिएगा पाकिस्तान के बाद में एक दफा इमरान खान को जमीन पे लगाते हैं। हमारी वो पंजाबी मिसाल है, जब कोई गिरा पड़ा हो ना तो उसके ऊपर सारे रगड़ना शुरू कर देते हैं। इनका माइंडसेट भी यही है कि पाकिस्तान जैसे हुकूमत है वो अफगानिस्तान फेस कर रही है, ये मौका इनको रगड़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए आप फौरन इनको इस इशू में ले आए। दैट्स वेयर दे हैव टू बी केयरफुल। हम नहीं कहते गद्दार है, हम कहते हैं ये बच्चे हैं, इनका माइंडसेट उतना मैच्योर नहीं है। पाकिस्तान जो सिचुएशन देख रहा है शायद ये असेस नहीं कर पाए बाहर बैठे। लेट्स असेस इट कि पाकिस्तान बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। द ओनस ऑब्वियसली बिकॉज़ हुकूमत वक्त लाइज ऑन अस, लाइज ऑन यू, ठीक है। जिस तरह भी ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे, उसके भी बड़ी वर्जन है, कहा है कि जी मना किया गया या खुद नहीं आए क्योंकि माजी में भी वो नहीं आए। अब इस वक्त क्या डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर शुड डू समथिंग डिफरेंटली? इट विल बी डन इन द डेज टू कम। जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, दोबारा एजेंसी जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर्स को दोबारा इन्वॉल्व करेंगी, उनको ब्रीफ किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स ओनस इज ऑन अस, वी हैव टू कॉल द शॉट्स एंड वी आर डूइंग इट। आपको पता है जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर फेंसिंग कितनी स्पीड से हो गई है, नई एफसी जो है ना हम वहां पे पोस्ट आउट कर दी है, जो हमारे फोर्ट्स हैं उनकी मुरम्मतें फाइनल हो गई हैं, इवन की कैंप्स के प्लान भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। सो वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन। लेट्स होप कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त मुल्क में आए, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमारे इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिसको हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम मानते हैं और नज़र भी आ रहा है। लेट्स होप के पॉलिटिकल सैनिटी प्रिवेल्स ऑन ऑल। बप्पी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अताउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया और धामरा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।